मैं आप सभी को इस अमृत काल की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और विशेष रूप से मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर और सीआईआई का आभार व्यक्त करता हूं कि अभी कुछ दिन पहले ही शिंदे जी ने और मैंने शपथ ली और हमारी शपथ के बाद हमारा पहला पब्लिक कार्यक्रम ये आज का कार्यक्रम हो रहा है। तो पहला कार्यक्रम ही अमृत काल का कार्यक्रम हो, ये भी अपने आप में एक मैं ऐसा मानता हूँ कि बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने इस अमृत काल को अ मूवमेंट टू रिफ्लेक्ट इस प्रकार से हम सब लोगों को जिम्मेदारी दी है। हम क्या थे, हम क्या है और हम कहाँ जाना चाहते हैं। इस देश की गौरवशाली परंपराएं, उसका हमें अभिमान हो। जो गलतियां हुई है उसकी भी जानकारी, उसकी भी अनुभूति हमको हो और आगे जहां पहुंचना है उसका एक रोड मैप भी हमारे सामने हो। इसलिए इस अमृत काल का उपयोग इंडिया एट 75 हमने किया और इंडिया एट 75 में रिफ्लेक्ट करते हुए इंडिया एट 100 की हमारी परिकल्पना क्या होगी, इसका भी विचार हम मिलकर कर रहे हैं। और मैं ऐसा मानता हूं कि वर्तमान में जब भविष्य का विचार होता है तभी प्रगति होती है। आज जो चीजें हैं उन चीजों के ऊपर तो हम सब लोग काम करते ही हैं, किंतु जब तक संकल्प नहीं होता तब तक प्रगति नहीं होती। और कोरा संकल्प करके वो केवल एक स्वप्न होता है, लेकिन उसकी ओर जाने का रोडमैप तैयार करके जब संकल्प को हम सिद्धि में परिवर्तित करते हैं तभी स्वप्न पूर्ति की अनुभूति हम सभी लोगों को मिलती है। इसलिए मैं ये मानता हूं कि आज का कार्यक्रम ये बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है और विशेष रूप से अभी जिस प्रकार से मीनाक्षी जी ने बताया कि हम सभी लोग एक ऐसी कगार पर खड़े हैं जहां पर एक छलांग हमने लगाई है और बहुत ऊंची छलांग की तैयारी हो चुकी है। एक साथ मिलकर भारत हमारे प्रधानमंत्री जी के साथ अगर आगे बढ़ेगा तो संजीव जी ने जो बात कही 7 ट्रिलियन इकोनॉमी, मैं ऐसा मानता हूँ बिल्कुल हम लोग कर सकते हैं। और संजीव जी आपने जो बात कही बिल्कुल सही है। महाराष्ट्र तो भारत की अर्थव्यवस्था का पावर हाउस है, ये इंजन है, ये ग्रोथ इंजन है। और हमने 2015 में ये संकल्पना की थी कि 2030 तक हम $1 ट्रिलियन इकोनॉमी में पहुंचेंगे। और आज फिर एक बार उस संकल्प को मैं दोहराता हूं। हमारे नूतन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में महाराष्ट्र ये 2030 से पहले $1 ट्रिलियन इकोनॉमी होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन लेड डेवलपमेंट एक मॉडल हमने तैयार किया है। ये तीनों चीजों को साथ में लाकर हम लोग इस $1 ट्रिलियन इकोनॉमी को अचीव करेंगे। और एक ग्रोथ का जो मॉडल
हमारे प्रधानमंत्री जी ने दिया है। हम लोग इंक्लूसिव ग्रोथ की बात तो सालों से करते हैं, पर आज इंक्लूजन दिख रहा है। तो $1 trillion इकोनॉमी, एज यू हैव राइटली सेड, इज नॉट फॉर हैंडफुल फ्यू, इट्स ए इंक्लूसिव मॉडल, जहां पर समाज के आखिरी व्यक्ति को भी हम लोग इसमें समाहित करना चाहते हैं, इंक्लूड करना चाहते हैं, और उसकी प्रगति के साथ, उसकी उन्नति के साथ ये $1 trillion इकोनॉमी का सपना हम लोग पूरा करना चाहते हैं। महाराष्ट्र में विशेष रूप से इंफ्रास्ट्रक्चर के सेक्टर में हमने बहुत काम शुरू किया है। नितिन जी का भी मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उनके मंत्रालय ने महाराष्ट्र में बहुत बड़े पैमाने पर एक नेटवर्क रोड्स का तैयार किया और तैयार हो रहा है। और इसके साथ साथ हम लोग एयरपोर्ट से, अभी न्यू मुंबई एयरपोर्ट तेजी से हम लोग उसको पूरा करना चाह रहे हैं। अलग अलग शहरों में मेट्रो का नेटवर्क हम देख रहे हैं। मुंबई में मेट्रो का नेटवर्क आज फिर एक बार हम तेजी से आगे ले जाना चाहते हैं। कभी कभी हमारे विकास में भी थोड़ी राजनीति हावी हो जाती है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उससे भी आगे जाकर हम लोग इस काम को पूरा करना चाहते हैं, सही समय पर काम पूरा करना चाहते हैं। आज बुलेट ट्रेन जो एक प्रधानमंत्री जी का सपना है, किन्हीं कारणों से महाराष्ट्र थोड़ा पीछे रह गया। गुजरात ने बुलेट ट्रेन के मामले में काम बड़ी तेजी से किया, पर मेरी और मुख्यमंत्री जी की बातचीत हुई और हमने तय किया कि हम इसको कोप अप करेंगे, क्योंकि ये केवल एक बुलेट ट्रेन नहीं है, एक ट्रांसपोर्टेशन की एक नई शुरुआत है। एक बुलेट ट्रेन जब बनेगी तो उसके चलते जो इकोसिस्टम हम तैयार करेंगे, पूरे देश को मुंबई के साथ जोड़ने का प्लान हम बुलेट ट्रेन के माध्यम से कर सकते हैं। इतनी क्षमता इस एक बुलेट ट्रेन में, इसलिए इसको पूरा करना हो, चाहे देश का सबसे बड़ा पोर्ट, आज तो जेएनपीटी सबसे बड़ा पोर्ट है, लेकिन जेएनपीटी से भी डीप ड्राफ्ट का और सबसे बड़ा पोर्ट ये महाराष्ट्र में तैयार करने की बात हो। नितिन जी जब मिनिस्टर थे, हमने उनके साथ एक एमओयू किया था। किन्हीं कारणों से कुछ समय उसमें कुछ एनवायरनमेंट के प्रॉब्लम्स थे, उनको सबको हमने दूर किया, और अब तो भारत सरकार ने यह तय किया है कि भारत सरकार उसको टेकअप करेगा और पोर्ट में जो भी प्रॉब्लम्स है उसको दूर करने का काम शिंदे जी और हम मिलकर करेंगे। और हमने तय किया है, क्योंकि नागपुर मुंबई कम्युनिकेशन सुपर एक्सप्रेसवे समृद्धि महामार्ग जब शिंदे जी ने और हमने मिलकर किया, तो एक नया मॉडल हमने दिखाया कि जब हम लोगों को साथ में लेते हैं तो विरोध कम होता है। 700 किलोमीटर के रोड का 100% लैंड एक्विजिशन 9 महीने में हमने पूरा किया, और आज रोड शुरू होने की कगार पर है। उसका एक फेज जल्दी हम लोग लोगों के लिए उसको ओपन करेंगे। तो हम ये चाहते हैं कि चाहे पोर्ट का डेवलपमेंट हो, तो एक एक आदमी की बात को सुनकर उसको उसमें इंक्लूड करके, पार्ट ऑफ द ग्रोथ स्टोरी, ऐसा हर व्यक्ति को इंक्लूड करके हम उसको पूरा करेंगे। और मेरा विश्वास है कि ये पोर्ट जिस दिन हम लोग तैयार कर पाएंगे, उस दिन ये जो $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना है, ये सपना बहुत तेजी के साथ हम पूरा कर पाएंगे। आज हम लोग चाहते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन के सेक्टर में, पब्लिक ट्रांसपोर्ट महाराष्ट्र में हम कंप्लीट पब्लिक ट्रांसपोर्ट ये क्लीन फ्यूल पर ले जाए, और उसको एक हम लोग उसके फेजेस भी तैयार कर रहे हैं। आने वाले दिनों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट में कहीं पर भी कन्वेंशनल फ्यूल का इस्तेमाल न हो, इस प्रकार का भी प्रयास हम लोग करेंगे, जिसकी शुरुआत हमने महानगरों से की है। महानगरों में हम लोग ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को क्लीन सिस्टम में परिवर्तित कर रहे हैं, और धीरे धीरे हमारी जो स्टेट ट्रांसपोर्ट है उसको भी हम लोग अल्टरनेट फ्यूल की ओर ले जाएंगे। तो मुझे लगता है कि इससे एक जो
COP22 की बात की, तो उसके जो हमारे जिन चीज़ों तक हमको पहुंचना है वो पहुंचने में मदद तो होगी, लेकिन उसके साथ साथ एक इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए, एक मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक नई इकोसिस्टम भी उससे तैयार होगी। और मैं CII को फिर एक बार इनवाइट करना चाहता हूं। आपके साथ मिलकर महाराष्ट्र में बहुत काम किया है और आने वाले दिनों में चाहे वो EV हो या फिर जो ये सारे सेक्टर में जो अलग अलग इनोवेशन हो रहे हैं, इसमें महाराष्ट्र को लीडर बनाने के लिए, महाराष्ट्र लीडर तो है ही, पर उसको और आगे ले जाने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, इसके लिए हम CII के साथ बैठकर जो भी पॉलिसी डेफिसिट्स है उसको दूर करेंगे। जो भी आप चाहते हैं, नई पॉलिसी चाहते हैं, पॉलिसी में चेंजेस चाहते हैं, वो सारे हम करेंगे। और आपके माध्यम से देश भर के और दुनिया के इन्वेस्टर्स को हम इनवाइट करना चाहते हैं कि इस क्षेत्र में महाराष्ट्र बहुत आगे बढ़ना चाहता है और उसके लिए जो भी सुविधाएं हैं वो महाराष्ट्र देना चाहता है। विशेष रूप से हमारी जो MIDC है, वो MIDC हमारा वन स्टॉप शॉप है कि जहाँ पर हम लोग उसके माध्यम से जो भी इंसेंटिव्स है वो इंसेंटिव्स भी हम लोग बिल्कुल देना चाहेंगे। तो आप आइए, हमारे साथ मिलकर काम कीजिए। इस क्षेत्र में महाराष्ट्र शुड बी द फर्स्ट स्टेट कि जिसको हमने इस प्रकार से 100% पब्लिक ट्रांसपोर्ट को हम लोगों ने अचीव किया है। और नितिन जी का जो सपना है कि कंप्लीट हम लोग EV पर धीरे धीरे शिफ्ट हो जाए, तो ये सारा इकोसिस्टम हम महाराष्ट्र में तैयार करना चाहते हैं। और विशेष रूप से एक जिसको हम लोग तो हमेशा कहते हैं कि एक स्टार्टअप कैपिटल तो महाराष्ट्र है ही। कई बार लोगों को लगता है कि बेंगलोर है, हैदराबाद है, लेकिन व्हेन यू गो टू द एब्सोल्यूट नंबर्स देन यू विल अंडरस्टैंड दैट द स्टार्टअप कैपिटल इज महाराष्ट्र। लेकिन वो स्टार्टअप इकोसिस्टम को भी हम लोग बहुत बड़ा करना चाहते हैं। तो उस दृष्टि से भी आप लोगों का जो सहकार्य है वो आने वाले दिनों में हम लोग ज़रूर लेंगे। इससे पहले आप लोगों के साथ बहुत क्लोजली हमने वर्क किया है और मुझे इस बात की खुशी है कि CII जैसी जो हमारी संस्थाएं है वो राज्य सरकार के साथ बहुत अच्छे तरीके से काम करती है और उसका एक हमारी इकोनॉमी को भी फ़ायदा होता है। तो मुझे लगता है कि आज जब हम लोग इंडिया एट 100 इसका विचार कर रहे हैं, तो ये जो एक हमने इंफ्रास्ट्रक्चर, इनोवेशन और तंत्रज्ञान, इसको तीनों को साथ में लेकर, टेक्नोलॉजी को साथ में लेकर ये जो रोड मैप तैयार किया है, आप सभी को उस रोड मैप का स्टेक होल्डर मैं मानता हूं। और हम सब लोग मिलकर निश्चित रूप से हमारे देश को आगे बढ़ाने के लिए, देश का पावर हाउस महाराष्ट्र ये आगे बढ़े, इस दृष्टि से हम सब लोग मिलकर काम करेंगे। मैं आज के इस मौके पर आपने इस बहुत अच्छे कार्यक्रम से हमारे भी कार्यकाल की शुरुआत की, इसलिए आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, भारत सरकार का आभार व्यक्त करता हूँ और अपने शब्दों को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। आपने अपने बहुमूल्य विचारों की सौगात हमें दी, हम तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। एंड नाउ आई विल इनवाइट आवर गेस्ट ऑफ ऑनर श्री एकनाथ शिंदे जी, द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र, टू एड्रेस दिस ऑगस्ट गैदरिंग। आज़ादी का अमृत महोत्सव, संकल्प से सिद्धी या कार्यक्रमामध्ये उपस्थित केंद्रीय रोड ट्रान्सपोर्ट, हायवे खूप अगदी मजबूत असलेले मंत्री, कामामुळे आमचे मार्गदर्शक नितीन गडकरी साहेब आणि दुसरे आमचे मार्गदर्शक उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहेब, श्रीमती मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स मीनाक्षी जी लेखी जी, संजीव बजाज जी, चंद्रजीत बैनर्जी, राजन नवानी, सर्व व्यासपीठावरील उपस्थित मान्यवर, थोडं मराठीत सगळ्यांनाच मी मनापासून आज या ठिकाणी धन्यवाद देतो आणि CIIचे सर्व सहकारी
सर्व अधिकारी, पत्रकार बांधव भगिनी आणि सर्व मित्रांनो, संकल्प सिद्धी हा जो कार्यक्रम या ठिकाणी आयोजित केला आहे, CII आणि त्यांचे सर्व सहकारी यांचं देखील मी पुन्हा एकदा मनापासून स्वागत करतो. आज आपण भारताच्या 75व्या वर्षात आहोत आणि स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव आपण साजरा करतोय आणि पुढचे 25 वर्ष आपला संकल्प आपण कसा आता घेऊन 25 वर्षामध्ये आपल्याला काय काय करायचं आहे याचा एक संकल्प ते सिद्धी हा एक कार्यक्रम या ठिकाणी आयोजित झाला आहे. सबसे पहले मैं यहाँ पर फिर एक बार केंद्रीय मंत्री गडकरी साहब को धन्यवाद देता हूँ. उनका तहे दिल से मैं स्वागत करता हूँ इस महाराष्ट्र की धरती पे. हाल ही में हम लोग दोनों ने मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री की शपथ ली हुई है और जैसे ही शपथ ली गई तुरंत हम लोग ने काम शुरू कर दिया. कल ही केंद्र सरकार की इंडस्ट्रियल कॉरिडोर अपेक्स अथॉरिटी की बैठक थी. उसमें निर्मला सीताराम जी, उनके साथ मीटिंग हुई और इस मीटिंग में महाराष्ट्र में बन रहे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को तेजी देने की बात भी वहाँ पर हमने रखी थी और 3-4 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जो है मुंबई दिल्ली, मुंबई नागपुर, मुंबई बेंगलोर और बल्क ड्रग पार्क हो, टेक्सटाइल पार्क हो, मेडिकल डिवाइस पार्क हो, इसकी भी बात कल मीटिंग में रखी और केंद्र सरकार ने पूरी तरह हमें सहयोग देने की बात की है. क्योंकि आप सब जानते हो ये सरकार जो गठित हुई है ये हमारे हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे जी के विचार वाली सरकार है और उसके लिए हमें प्रधानमंत्री मोदी जी ने आशीर्वाद दिया हुआ है और गृह मंत्री जी ने भी दिया है और गडकरी साहब का तो है ही है, वो हमारे ही है. नड्डा जी भी है. उन्होंने इस शिवसेना भाजपा की सरकार को आशीर्वाद दिया हुआ है और सबसे बड़ी बात मैं कहूंगा कि इसमें यहां बैठे हुए देवेंद्र जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है और निश्चित रूप से पिछले 5 सालों का उनका जो अनुभव है, ये अनुभव इस राज्य को विकास की ओर ले जाने के लिए कारगर साबित होगा, मददगार साबित होगा. वैसे हमारी दोनों की अच्छी खासी दोस्ती है. मैं उनके मंत्रिमंडल में काम कर चुका हूं और इसलिए मैंने अभी गडकरी साहब को भी कहा, उन्होंने भी मुझे एक बात कही लेकिन मैं बता नहीं सकता हूं. तो मैंने उनको कहा सब ठीक है लेकिन आपका सहयोग हमें जरूर लगेगा. बोले बिल्कुल, पहले भी किया है और ज्यादा करूंगा अभी. गडकरी साहब की पहचान आपको सबको पता है कि जब 95 में जब शिवसेना बीजेपी की सरकार थी इस राज्य में तो उन्होंने मुंबई पूना एक्सप्रेस हाईवे बनाया. जो हमारे बाला साहब ठाकरे जी की इच्छा थी कि 7-8 घंटे 10 घंटे लगते पुणे मुंबई पुणे मुंबई मुंबई पुणे, तो
तो मेरे ख्याल से देश में पहला सुपर एक्सप्रेस था वो, पहला वो उन्होंने किया। 55 फ्लाईओवर मुंबई में किए। तब लोग बोलते थे ये क्यों बना रहे हैं, इसकी क्या ज़रूरत है। अब 55 भी कम पड़ रहे हैं। वो बहुत दूरदृष्टि वाले नेता है, तो उनको पता था तभी आगे क्या करना है, आगे क्या किसकी ज़रूरत है। और आज हम लोग देखते हैं, जानते हैं, मुंबई पुणे के वजह से, एक्सप्रेस के वजह से आज डेली 2-2.5 घंटे में हम लोग मुंबई से पुणे, पुणे से मुंबई आ सकते हैं। और आज पुणे में वहाँ सर्विस इंडस्ट्री हो गई, आईटी इंडस्ट्री हो गई, रियल एस्टेट बड़ी डेवलप हो गई, पूरी वहाँ पर डेवलपमेंट इतने ज़ोर से हो गई कि लोग यहाँ पर आना जाना रोज का डेली अप डाउन करने लग गए। अब मैं वहाँ पर एक टनल बना रहा हूँ, गडकरी साहब को पता है, वो एक टनल खालापुर से सिंहगढ़ इंस्टीट्यूट तक, वो टनल देश में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सबसे विड्थ वाला टनल है। और वो जब जल्दी पूरा हो जाएगा, 20-25 मिनट पहले मुंबई से पुणे पहुंच जाएंगे हम, और फायदा हो जाएगा। समृद्धि हाईवे भी, जैसे हमारे उप मुख्यमंत्री जी ने कहा है, वो भी एक गेम चेंजर प्रोजेक्ट होगा, क्योंकि उसके वजह से सिर्फ हाईवे नहीं है, वो 700 किलोमीटर की दूरी, 15 घंटे की दूरी 6 से 7 घंटे में पूरी करेंगे हम लोग। उसको नाम भी हम लोग ने हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी का दिया हुआ है। ये देवेंद्र जी का ड्रीम प्रोजेक्ट था और मैं उसमें मंत्री था, और मैं खुद को सौभाग्यशाली समझता हूँ। इतना बड़ा प्रोजेक्ट करने की जिम्मेदारी मुझ पर देवेंद्र जी ने दी, और मैंने उस जिम्मेदारी को बखूबी से निभाने की कोशिश की है। और आज पूरी तरह वहाँ डेवलप हो जाएगा। सभी रीजन जो है, मराठवाड़ा, कोंकण, उत्तर महाराष्ट्र, विदर्भ, सब डेवलप हो जाएगा। मल्टीनेशनल कंपनियां वहाँ आ रही है, वहाँ नोड हम लोग 20 नोड बना रहे हैं। पूरी तरह वहाँ पर गेम चेंजर, लोगों को इतनी समृद्धि हो जाएगी, किसान आत्महत्या नहीं करेंगे इस समृद्धि हाईवे की वजह से। मुझे पता है कि जिस राज्य के, जिस देश के रोड अच्छे होते हैं, ट्रांसपोर्टेशन अच्छा होता है। आज गडकरी साहब, पहले जब सरकार थी 12 किलोमीटर पर डे रोड बनाए जाते थे। गडकरी साहब के कार्यकाल में 12 से 36 किलोमीटर रोड पर डे हो रहे हैं। ये भी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और मुझे याद है, एक अमेरिका के पूर्व राष्ट्राध्यक्ष राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी का एक कोट था, अमेरिकन रोड्स आर गुड नॉट बिकॉज अमेरिका इज रिच, बट अमेरिका इज रिच बिकॉज अमेरिकन रोड्स आर गुड। मतलब उनके रोड अच्छे थे करके उनकी श्रीमंती थी, और इसलिए गडकरी साहब वो इस तेजी से सब रोड बना रहे। हमारे राज्य के ऊपर भी उनका ध्यान है। हमको भी वो CRF और नेशनल हाईवे और MSRDC, PWD को भी बहुत से कहा, उन्होंने फंड्स दिए हुए, आगे और ज़्यादा देना पड़ेगा, क्योंकि हमारे सरकार से लोगों की अपेक्षाएं बढ़ चुकी है। हम लोगों ने जो सरकार स्थापित की है, इससे जो आम पब्लिक है, जो सामान्य मानुष है, उसको अपेक्षा बढ़ गई है। और इसलिए गडकरी साहब निश्चित रूप से हमें साथ देंगे। महाराष्ट्र ये जो संतों की, वीरों की भूमि है, और महाराष्ट्र देश का ग्रोथ इंजन रहा है हमेशा। यह विकास इतनी तेजी से इस महाराष्ट्र में हो सकता है, वैसे पोटेंशियल है, स्कोप है, इंफ्रास्ट्रक्चर है। इसलिए इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए इस राज्य में पहले बहुत से MOU आप लोगों ने सुने होंगे, लेकिन प्रत्यक्ष काम, प्रत्यक्ष जो इंडस्ट्री यहाँ आने के लिए जो भी सरकार की तरफ से जो भी सहयोग चाहिए, ये सरकार
हमारी सरकार पूरी तरह से देगी, क्योंकि यहाँ इंडस्ट्री को बढ़ावा देने का काम करना, इसको हम लोग ने प्राथमिकता दी है। और निश्चित रूप से यहाँ पर सभी तरह की, आप जैसे हमारे देवेंद्र जी ने कहा है कि CII के साथ हम मिलेंगे, बैठेंगे, कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं, कैसे इस राज्य को आगे बढ़ा सकते हैं और इंडस्ट्री को बढ़ावा दे सकते हैं, निश्चित रूप से जरूर वो किया जाएगा। आज हम लोग जानते हैं इस राज्य का GDP भी सबसे ऊपर है, निश्चित रूप से एक्सपोर्ट भी 22% है, FDI जो है वो भी 26% है, और सेंट्रल गवर्नमेंट का जो स्किल रिपोर्ट है 2021 का, इसमें जो हमारे राज्य में जो टैलेंट है वो भी 1 नंबर पे है। और निश्चित रूप से यहाँ के लोग बहुत होशियार भी है। हम लोग जानते हैं, कभी पेपर में पढ़ते, न्यूज़ में देखते, हमारे महाराष्ट्र का एक कोई इंजीनियर हो या कोई आदमी हो प्रदेश में जाके अच्छा काम कर रहा है, तो ये सब जो है तो निश्चित रूप से हम लोग उसका पूरा यहाँ यूटिलाइज करेंगे। नीति आयोग का भी रिपोर्ट है, इनोवेशन में भी हम लोग महाराष्ट्र ऊंचाई पे है। ये सब जो है गुड गवर्नेंस में है, सब यहाँ पर जितना भी है हम लोग निश्चित रूप से आपको एक ही कहेंगे हम लोग कि साथ में मिलकर हम लोग आगे बढ़ेंगे। आज इस राज्य में हर समाज के हर घटक को, किसान हो, किसानों के लिए हम लोग ने कहा था कि किसान आत्महत्या मुक्त महाराष्ट्र हम करेंगे। पिछले 2-3 दिनों में हम लोग ने कई ऐसे डिसीजन लिए, कल भी बैठक होगी, कैबिनेट में बैठक हो गई, उसमें भी हम लोग निश्चित रूप से जितना भी इस राज्य के लिए कर सकते हैं निश्चित रूप से करेंगे हम लोग। और ये महाराष्ट्र जो है उसे आगे बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार का भी आशीर्वाद है। मैंने लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर में भी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, कॉरिडोर में अब आगे बढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल जब भी जैसे हमारे फडणवीस साहब ने कहा है कि उसे हम आगे बढ़ाएंगे। अभी अभी गडकरी साहब ने भी मुझे कहा है, आपलं ते ह्याच्यामध्ये ना ठाणे आणि पुण्यामध्ये टॅक्सी रिक्षा इथेनॉल अपना प्रोडक्ट है, बराबर कि नहीं? तो अभी पेट्रोल का महंगाई बहुत बढ़ रही है, आधे पैसे में इथेनॉल मिलता है, लोगों को फायदा हो जाएगा। और जैसे प्रधानमंत्री जी ने सभी राज्यों को आह्वान किया था कि उन्होंने उनका टैक्स कम किया था पेट्रोल डीजल पे, लेकिन कई राज्यों ने कम किया, महाराष्ट्र ने नहीं किया था। उसके बारे में भी हम लोग दोनों मिलकर ये जो वैट है उसको कैसे कम कर सकते हैं इसके बारे में भी हम लोग सोच रहे हैं, ताकि इस राज्य के सभी जो वर्ग है उनको इसमें फ़ायदा हो जाए और देश की जो प्रगति है, प्रगति को हम आगे कैसे ले जा सकते हैं इसकी कोशिश हमारी होगी। मैंने कल शेंद्रा बिडकिन के बारे में जानकारी ली। शेंद्रा बिडकिन तो हमारा तैयार हो गया, जो औरंगाबाद संभाजी नगर में है, और खुद उस प्रोजेक्ट के बारे में वो वर्ल्ड क्लास है। वहाँ पर 3 लाख रोजगार मिलेंगे लोगों को, और खुद उसको प्रधानमंत्री जी ने उसको अप्रिशिएट किया है और देश को भी वो प्रकल्प समर्पित किया। ये भी हमारे राज्य के लिए बहुत बड़ी बात है। ऐसे कई प्रोजेक्ट है, तो उस प्रोजेक्ट को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। CII जो ये पहल की है इस कार्यक्रम का आयोजन करने के लिए, उसको भी निश्चित रूप से हम लोग आगे बढ़ाएंगे, साथ में मिलेंगे। इसमें जो हर घर तिरंगा इस कार्यक्रम का भी आयोजन भारत सरकार की ओर से किया हुआ है, उसे भी हम ध्यान में रखते हुए सभी के सहयोग से
हर घर तिरंगा, जो हमारे 2-2.5 करोड़ घर है, एक देश का अभिमान है, स्वाभिमान है, उसे हम लोग जागरूक करेंगे। और इसमें भी CII का सहयोग हम चाहते हैं। निश्चित रूप से हम सब लोग मिलकर यहाँ पर इस कार्यक्रम में भी आगे बढ़ाएंगे। और मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, गडकरी साहब को मुझे सुनना है क्योंकि उनसे भी कुछ लेना है हमें। तो आणि आम्ही नवीन सरकार स्थापन केलेलं आहे, तर आपलं सहकार्य आम्हाला साहेब पाहिजे। तुम्ही नक्की देणार, तुमच्या बाजूला देवेंद्रजी बसलेले आहेत। त्यामुळे शेवटी सर्वसामान्य लोकांचे हे सरकार, सर्वांनाच न्याय देणारं सरकार, शेतकरी, कामगार, कष्टकरी, समाज के सभी वर्ग को बढ़ावा देने का काम हम लोग करेंगे। और इसमें अहम भूमिका जो है इंडस्ट्री की रहती है। इंडस्ट्री जो पिछले कई सालों में जो परिस्थिति बदल चुकी है, उसमें हम लोग बदलाव लाना चाहते हैं। जैसे यहाँ पर कुछ इंडस्ट्री दूसरे स्टेट में गई, नमस्कार, वो क्यों गई, इसके भी कारण जो है हम उसके ढूंढने की कोशिश करेंगे। और उनको जो भी सुविधा है वो सुविधा देने का काम राज्य सरकार निश्चित रूप से करेगा। इतना ही मैं इस वक्त कहता हूँ। और मैंने कहा है कि हमारी सरकार शिवसेना भाजपा की सरकार बनी हुई है और लोगों की अपेक्षा काफ़ी है हमारे से। फिर एक बार मैं कहूँगा कि केंद्र सरकार हमारी गार्जियन सरकार है और प्रधानमंत्री जी ने भी हमें आशीर्वाद दिया है शपथ विधि से पहले कि पूरी तरह पूरी ताकत के साथ केंद्र सरकार आपके साथ है, राज्य के विकास के लिए कुछ भी कम नहीं पड़ेगा। ऐसी बात खुद स्वयं प्रधानमंत्री जी ने कही है। और इसलिए हम लोग सब मेहनत करने वाले लोग हैं, 24/7 काम करने वाले लोग हैं। आज भी हम लोग, मैं मुख्यमंत्री के हैसियत से आपके सामने खड़ा हूँ। अभी देवेंद्र जी को तो पहले अनुभव है, वो तो बिल्कुल एकदम पूरी तरह सीजनड है। तो निश्चित रूप से सरकार जो इंडस्ट्री हो या किसान हो, कोई भी वर्ग हो, उसके लिए जो अपेक्षा है उस पर खरा उतरने की कोशिश हम लोग करेंगे। और हम लोग, आपको पता है कि फील्ड पे काम करने वाले लोग हैं। और इसलिए जैसे गडकरी साहब ने पूरे देश में एक उनका नाम है, इंफ्रा मैन नहीं बोल सकते, सुपरमैन बोलना पड़ेगा। तो ऐसे गडकरी साहब भी हमारे साथ में हैं और इसलिए मैं अब ज़्यादा नहीं कहूँगा। इस देश को भी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आगे बढ़ाएंगे और ये देश भी हम सब लोग मिलकर एक सुपर पावर बनाएंगे। इतना ही मैं कहूँगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। आज के इस अहम अवसर पर आपने उपस्थित सभी को संबोधित किया, हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। धन्यवाद। Now, ladies and gentlemen, we will play a short film. Kindly take a look at the screens. There are followers, there are leaders, and then there are visionary. Taking people and society to where they ought to be rather than where they want to be is what separates a visionary from a mere leader. This rare quality ethanol as fuel have added a whole new dimension to the city's development program. As India's current Minister of Road Transport Highways, he has re-energized the whole sector with his clear vision. With more than 40,000 kilometers of national highways constructed in the last 7 years, 60,000 kilometers of new roads under his supervision are being constructed. The speed of road construction from a mere 3 kilometers in 2014 has grown to 40 kilometers in 2021.
The dazzling Delhi-Mumbai Expressway has set 4 new world records with 12,500 cubic meters of concrete being laid down on the 4-lane stretch of 25.4 kilometers. These world records are as follows: highway construction rate at 37 kilometers per hour, construction of 2.5 kilometer long 4-lane concrete road near Vadodara at Delhi-Mumbai Expressway in 24 hours, laying down of 26 kilometer long bitumen road at Solapur-Bijapur section of NH52 in 21 hours. A 50% growth in the length of the national highways in the last 7 years of the NDA government is a monumental achievement. The figures went up from 91,287 kilometers to 1,37,625 kilometers. Going further, INR 3.32 lakh crore is allotted for 22 Greenfield Expressways, initiated by the bridge building messiah, as he is fondly referred to. Bharatmala and Sagarmala, 2 world-class access-controlled expressway projects led by Nitin Gadkari, are presently in various stages of construction. The Bharatmala project seeks to eliminate the perennial road traffic movement imbroglio across the country. With Nitin Gadkari taking charge, India's much maligned logistics sector has also metamorphosed from a point-to-point model to a hub-and-spoke model. This multimodal transport system integrates railways, highways, inland waterways and airports, conjuring a highly effective transportation grid, substantially reducing logistic costs and pollution. 35 multimodal logistic parks, 50 economic corridors, 10 intermodal stations are being readied for the monumental effort. Logistics summits with the international participants, including government organizations and the World Bank, leading to MOUs worth 2 lakh crore, have been held to add muscle to the initiative. Among his other endeavors, unprecedented progress is evident in port industrialization, national water highway traffic, jetties for coastal tourism, Ganga Yamuna cleaning, fundraising, asset monetization project, toll operate transfer. As MSME Minister, he has gone all the way to promote entrepreneurship, helping rural youth to adopt Khadi as a means of self-employment. The MSME Ministry has also found wings under Mr. Gadkari. He changed the definition for classification of MSME. Now, a company investing 1 crore and earning a turnover of 5 crore will be classified as micro company. The portal Udyam Registration UR offers faceless, fully online, paperless and transparent MSME registration process, fully integrated with income tax and GSTN systems. His brainchild, Jal Kranti, Buldhana pattern of water conservation which changed economy of villages by rejuvenating water bodies, has won a global award. Mr. Gadkari introduced the first ever vehicle scrapping policy, which proved to be the fight against pollution and in the interest of road and vehicle safety. New FASTag policy is helping commuters to save their fuel and time on toll plazas. Some of his major work, like unprecedented push for research and development in electric vehicles, leading research and development for usage of waste materials in highway construction to cut down highway construction costs and generate wealth out of waste materials, developing ropeways and funicular railways in the remotest parts of the country, thus boosting tourism. Panchgaon project for women of making carpets from scrap cloth is a classic example of women empowerment. Khadi Prakritik paint, which is made from cow dung, is aiding in employment in rural areas and have exponentially improved rural economy. When all industries were shut in the pandemic, Mr. Gadkari empathized with people by conducting webinars and 800 plus video conferences. His quick decision making in procuring oxygen PPE kits helped those affected by the deadly virus. He generously donated ambulances to NGOs, helped to set up oxygen plants, factory to make remdesivir injections and injections for mucormycosis. Thus, by showcasing strong leadership and taking quick decisions, he handled the COVID situation effectively. His affable nature goes beyond everyday personal equations as he continues to transmit his radiance and ideas to every individual or organization with his unmatched zeal.
gifted with an ability to dream the seemingly impossible dreams and getting them to fruition, also defines this clairvoyant visionary. Nitin Gadkari shines on as one of modern India's pioneering leaders, and his work a template for the coming generations. If there ever was the infrastructure man of India, he would answer to the name Nitin Jairam Gadkari. That showcase the untiring efforts taken by Gadkari ji to leverage the pace of the nation on the path of progress. This calls for a resounding of claps. महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री आदरणीय एकनाथ जी शिंदे, उप मुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी, केंद्र सरकार में मेरी सहयोगी मीनाक्षी जी, हमारे सीआई के चेयरमैन आदरणीय संजीव बजाज, श्री चंद्रजीत बैनर्जी, श्री राजन नवानी जी, उपस्थित सभी सम्मान्य अतिथिगण, भाई और बहनों, स्वाधीनता के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में जिन विशेष कार्यक्रमों का आयोजन हुआ है, जिसमें हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना है कि $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना और भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाना, इसी बात के लिए आप सबके सहयोग लेकर आगे बढ़ने के लिए आज के कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। सबसे पहले मैं एकनाथ जी और देवेंद्र जी के नेतृत्व में महाराष्ट्र के नई सरकार को हृदय से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, शुभेच्छाएं देता हूं। मैंने उनको यही कहा था कि अमृत महोत्सव के निमित्त हमने आपको ऐसा अमृत पिला दिया है कि आपको अब अमरत्व प्राप्त हुआ है। निश्चित रूप से एकनाथ जी और देवेंद्र जी के नेतृत्व में महाराष्ट्र और प्रगति और विकास की ओर आगे जाएगा, और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम सब लोग पूरी ताकत और शक्ति के साथ महाराष्ट्र को सहयोग करेंगे, ये विश्वास उनको देता हूं। वैसे महाराष्ट्र एक ग्रोथ इंजन है और मुंबई जो है वो हमारे देश की एक प्रकार से इकोनॉमिक कैपिटल है, और $5 ट्रिलियन की अगर इकोनॉमी बनानी है तो मुझे पूरा विश्वास है कि मुंबई और महाराष्ट्र के बिना वो सपना कभी पूरा नहीं हो सकता। हमारे देश में महाराष्ट्र का हमारे देश के आर्थिक विकास में बहुत बड़ा योगदान है। हमारे देश के जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है उससे 22 से 24% जो कंट्रीब्यूशन है, उसमें मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन महाराष्ट्र से होता है। सर्विस सेक्टर में हमारे जीडीपी में जो 52 से 54% कंट्रीब्यूशन है, उसमें भी मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन महाराष्ट्र का है। और विशेष रूप से एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट जो बढ़ाना हमारे लिए सबसे आवश्यक है और जिसके लिए महाराष्ट्र बहुत बड़ी भूमिका अदा कर रहा है, और वो भी आज 12% है, और जो हम चाहते कि हम 20% तक ले जाए, वो भी भारत में अगर सबसे प्रोग्रेसिव एग्रीकल्चर कहीं है तो वो महाराष्ट्र में है। और उसको और गति देने का जो संकल्प एकनाथ जी और देवेंद्र जी ने व्यक्त किया है, उससे निश्चित रूप से आत्मनिर्भर भारत बनने में बहुत सहयोग प्राप्त होगा। मैं विशेष रूप से इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूंगा कि देवेंद्र जी ने समृद्धि महामार्ग बनाया। एकनाथ जी उस समय एमएसआरडीसी के मंत्री थे, और एमएसआरडीसी का मेरा इतना संबंध है कि एमएसआरडीसी का फाउंडर मैं हूँ। तो एमएसआरडीसी का मुझे याद है कि इसी हॉल में एमएसआरडीसी की स्थापना होने के बाद एक कार्यक्रम हुआ था, और उस कार्यक्रम में हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी के अजीत गुलाबचंद जी भी उपस्थित थे। तो क्वेश्चन में उन्होंने मुझे पूछा था, तो मैंने बताया हम हाईवे बनाएंगे, फ्लाईओवर बनाएंगे। तो उनको लगा नहीं कि हम बना पाएंगे। तो उन्होंने कहा आप कम से कम जो रोड है वो तो अच्छे बनाओ।
पर आज MSRDC ने वर्ली बांद्रा सीलिंग प्रोजेक्ट हो, 55 फ्लाईओवर्स हो, एकनाथ जी इसका अपना एक रिकॉर्ड हुआ है। जो मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे के लिए उस समय धीरूभाई जी का आग्रह था, अंबानी जी का, जिसका लोवेस्ट टेंडर 3600 करोड़ रुपए में था, मैं 97 की बात कर रहा हूं, वो हाईवे MSRDC ने उस समय का केवल 1650 करोड़ रुपए में बांधकर पूरा किया और रिकॉर्ड बना। जो फ्लाईओवर की कीमत, जो 55 फ्लाईओवर की कीमत 2000 करोड़ रुपए थी, वो MSRDC ने केवल वो काम 950 करोड़ रुपए में किया। तो पहली बार एस्टिमेट कॉस्ट से कम पैसे में काम करके MSRDC ने दिखाया। और देवेंद्र जी के नेतृत्व में आप जब मंत्री थे तो आपने समृद्धि महामार्ग भी बहुत अच्छे तरीके से बनाया। कल मैं गवर्नर साहब को लेकर मैं अकोला जा रहा था, तो फ्लाइट में मैं उनको समृद्धि महामार्ग दिखा रहा था, और सही में ये समृद्धि महामार्ग महाराष्ट्र के इतिहास के लिए एक समृद्धि देगा। और इसलिए स्वाभाविक रूप से आज महाराष्ट्र और प्रगति और विकास की ओर जा रहा है। और स्वाधीनता के 75 साल में मैं ये मानता हूं कि निश्चित रूप से आपके नेतृत्व में आगे आने वाले 25 साल की विजन निश्चित रूप से बनेगी, जो महाराष्ट्र की तस्वीर को बदल तो देगी ही, केवल देश में नहीं तो पूरे वर्ल्ड में निश्चित रूप से महाराष्ट्र आगे जाएगा। एक महत्वपूर्ण बात है कि जो मैं आपसे आज इस निमित्त रिक्वेस्ट करूंगा कि हम दिल्ली से मुंबई हाईवे बना रहे हैं, और ये हाईवे लगभग 70% इसी साल दिसंबर में पूरा हो रहा है। 1 लाख करोड़ का एक ही हाईवे है। और मेरा ड्रीम है कि नरीमन पॉइंट से, यानी ताज होटल से दिल्ली में 12 घंटे में पहुंचना। और इसलिए ये जो हाईवे है, इसमें एक ही अड़चन है कि हमारा हाईवे JNPT तक जा रहा है और लगभग सब पैकेज में काम शुरू हो गया है। अब वर्ली बांद्रा जो है वो बनाने का मुझे सौभाग्य मिला, तब मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं वर्ली बांद्रा को वसई विरार तक लेके जाऊं, पर फेज 1 बाद में हुई, बाद में हमारी सरकार चली गई, पर बाद में फेज 2 में बाद में वसई विरार तक ले जाने की बात नहीं हुई, अभी काम शुरू हुआ है। पर मैंने उसके लिए आगे 50,000 करोड़ रुपए का बहुत बड़ा जो वर्ली बांद्रा को लिंक करने वाला नरीमन पॉइंट से लेकर, क्योंकि इधर आपने फिर ये कोस्टल रोड बनाया तो डायरेक्ट हम लोग दिल्ली तक पहुंच जाएंगे। तो 50,000 करोड़ का एक बहुत बड़ा ब्रिज बनाकर DPR बना के मैंने तैयार रखा है। मेरी 2-3 केवल कंडीशंस है कि वो जो GST लगेगा महाराष्ट्र का उसको मुझे माफ कर दो स्टील और सीमेंट का, और एग्रीगेट और सीमेंट जो लगेगा उसको रॉयल्टी फ्री कर दो, और थोड़ा सा ब्रिज के बाजू में जो खाली लैंड पड़ी होगी वो दे दो। 50,000 करोड़ मैं लगा दूंगा और ये हाईवे बना दूंगा, तो ये मुंबई के लिए बहुत बड़ा होगा। इसमें नई मुंबई जो है वो काफ़ी बड़ी डेवलप होगी। दूसरी और एक इम्पॉर्टेंट बात जो है, जो आज इंफ्रास्ट्रक्चर में ऑलरेडी हो रही है, कि अभी हम लोग पुणे से बेंगलोर हाईवे बना रहे हैं, पर बीच में उस समय के उप मुख्यमंत्री अजित पवार और मैं पुणे में हमारी मीटिंग हुई, अधिकारियों के साथ भी हुई, और अब उसको मैं मुंबई से बेंगलोर हाईवे बना रहा हूँ। ये जो वेस्टर्ली बाईपास है, जो टोल नाका आखिरी का है पुणे जाते समय, खंडाला के बाद, लोनावाला के बाद, उसके बाद में वहीं से पुणे के रिंग रोड को जोड़कर पुणे से बेंगलोर केवल 3.5 घंटे में होगा, और 4.5 घंटे में हम मुंबई से बेंगलोर तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये 125-130 किलोमीटर के स्पीड से जा पाएंगे। तो मुझे लगता है कि इसका भी भूमि पूजन अलाइनमेंट पक्की हो गई है, और ये भी आने वाले 2-3 महीने में इस कार्य की शुरुआत होगी। और दूसरा, पुणे से औरंगाबाद, ये नए रोड का भी हमने अलाइनमेंट पक्की कर दी है, और पुणे से औरंगाबाद संभाजीनगर 2 घंटे में होगा। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि दोनों हाईवे के लिए आपके नेतृत्व में तुरंत लैंड एक्विजिशन के कार्य की शुभारंभ होकर अगर शुरू हो जाएगा तो निश्चित रूप से महाराष्ट्र के लिए इसका बहुत बड़ा उपयोग होगा। और एक महत्वपूर्ण बात है कि इस हाईवे से मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि जैसे आपने नई मुंबई बनाई है, वैसा नया पुणे और नया औरंगाबाद बनाने का हाईवे के बाजू में एक बहुत अच्छा अवसर है, क्योंकि हाईवे बनने के बाद
सब लोग जमीन खरीद लेते हैं। हम हाईवे बनाने के पहले महाराष्ट्र सरकार जमीन खरीदी करे, जिसके लिए मैं सहयोग करूंगा, और वहाँ नई टाउनशिप अगर आप बनाएंगे तो वो एक बहुत अच्छी तरह से औरंगाबाद के लिए, संभाजी नगर के लिए और पूना के लिए भी बहुत बड़ा योगदान हुआ। एक अच्छी बात हुई है कि मुंबई और पूना का पोल्यूशन जो है, जो ठाणे का है, इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि जो हमारा पूरा जम्मू कश्मीर से लेकर पूरा उत्तर का जो ट्रैफिक आता है, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, ये पूरा मुंबई आता है और मुंबई से पूना जाता है, और पूना से एक तरफ सोलापुर और एक तरफ कोल्हापुर जाता है साउथ जाने के लिए। पर अब हमने एक नया रोड बनाया जो सूरत से डायरेक्ट, सूरत से नासिक और नासिक से अहमदनगर और अहमदनगर से सोलापुर और सोलापुर से आगे एक तरफ वो हैदराबाद, त्रिवेंद्रम, बेंगलोर, मैंगलोर तक पूरे तरह हमने हाईवे उधर मार्क किए हैं, तैयार किए हैं। तो मुझे लगता है कि ये पूरा जो साउथ का ट्रैफिक है मुंबई और पूना आने वाला है, इसमें 50% कम हो जाएगा। तो इसमें पूना और मुंबई का पोल्यूशन भी काफ़ी कम होगा, ठाणे का बहुत कम होगा। और इसलिए ये भी आप इसके लिए जरूर प्राथमिकता दीजिए, जो आपके नेतृत्व में ये महाराष्ट्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। नागपुर से हैदराबाद का भी हाईवे बना रहे, जिसमें देवेंद्र जी का वो और मैं दोनों नागपुर के हैं, तो दोनों बैठकर उसमें का समाधान तो हम तुरंत पे काम शुरू करेंगे। महाराष्ट्र में सबसे बड़े इंपॉर्टेंट है शुगर इंडस्ट्री, और महाराष्ट्र में आज जो कुछ समृद्धि आई है, एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट बढ़ा है, वेस्टर्न महाराष्ट्र में, मराठवाड़ा में, अब विदर्भ में थोड़े प्रमाण पर शुगर इंडस्ट्री के कारण बहुत प्रगति हुई है। हमारे देश में टोटल 340 लाख टन शुगर जो तैयार होती है, उसमें 50% शुगर महाराष्ट्र में होती है। और इस साल शुगर सरप्लस, कॉर्न सरप्लस, राइस सरप्लस, इसके नई समस्याएं खड़ी हुई है। तो मैक्सिमम शुगर का कन्वर्शन इथेनॉल में करने की दो नीतियों को भारत सरकार ने अनुमति दी, जिसका सबसे बड़ा फायदा महाराष्ट्र को हो रहा है। और इसलिए ये जो इथेनॉल है, अभी हमने पेट्रोल में तो 20% डालने का निर्णय किया, फिर भी हमें बहुत शॉर्ट सप्लाई है, 10% अभी पूरा हुआ है। पर अभी हमने एक नया निर्णय हुआ है कि मैं एक बार पढ़ते पढ़ते रशियन साइंटिस्ट, उन्होंने एक प्रयोग किया कि इथेनॉल की कैलोरिक वैल्यू पेट्रोल की तुलना में 1 लीटर पेट्रोल इक्वल टू 1 लीटर 300 ml ऑफ इथेनॉल। तो उस समय ये देखकर मुझे लगा कि ये हमने करना चाहिए, तो मैं रशियन साइंटिस्ट को मैंने इंडिया में बुलाया, और उनका प्रेजेंटेशन लेने के बाद मुझे लगा कि हो सकता है। तो इंडियन ऑयल के जो चेयरमैन है मिस्टर वैद्य, उनको और राम कुमार करके रिसर्च लेबोरेटरी के डायरेक्टर है, उनको दोनों को बुलाकर उसका प्रेजेंटेशन दिया। तो राम कुमार जी ने मुझे कहा कि ये मुझे कठिन लगता है सर। मैंने बोला ट्राई करके देखिए, और उनने 3 महीने ट्रायल दी फरीदाबाद में। अब उन्होंने मुझे सर्टिफाई करके लेटर मुझे और पेट्रोलियम मिनिस्ट्री को दिया है कि ये इससे इथेनॉल की कैलोरिक वैल्यू पेट्रोल के बराबर होगी, यानी इथेनॉल का एवरेज जितना मिलेगा उतना ही पेट्रोल का एवरेज मिलेगा। तो स्वाभाविक रूप से मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि अब फ्लेक्स इंजन की गाड़ियां अगले महीने से आ रही है। इसमें से टोयोटा, हुंडई, सुजुकी, और ये ब्राज़ील, यूएसए और कनाडा में है। और वो जो गाड़ियां है, और बजाज की स्कूटर 2 व्हीलर, टीवीएस की और हीरो की भी आई है, और ऑटो रिक्शा भी आई है। तो अब महाराष्ट्र से पेट्रोल को हद्दपार करिए। पेट्रोल 120 रुपये लीटर और इथेनॉल 62 रुपीज़ लीटर आएगा, कैलोरिक वैल्यू सेम होगी, तो ग्राहकों का भी फायदा होगा। मैं आपसे विशेष रूप से अनुरोध करूंगा कि ई व्हीकल की बात मैं जब करता था तो लोग कहते थे कि होगा नहीं। अब मुंबई में ई बसेस आ गई, पूना में आ गई। अब तो इलेक्ट्रिक व्हीकल 4 व्हीलर हमारी भारतीय कंपनियों की, अब ये 9 महीने, साल भर उसकी वेटिंग लिस्ट है, इतने ई व्हीकल की डिमांड बढ़ी। अब ये स्कूटर आ गई, और हम 10 लाख करोड़ रुपए का क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं। अब इथेनॉल, मिथेनॉल, बायोडीजल, बायो एलएनजी, बायो सीएनजी, और इसके साथ ग्रीन हाइड्रोजन की भी शुरुआत हुई। और मेरे पास तो हाइड्रोजन की गाड़ी है, मर्सिडीज से भी अच्छी है, हवा भी कोई धुआं भी नहीं निकलता और आवाज भी नहीं आता। तो ग्रीन हाइड्रोजन इज अ फ्यूल फॉर द फ्यूचर। और गवर्नमेंट ने अभी 3000 करोड़ रुपए का ग्रीन हाइड्रोजन मिशन तैयार किया है, हाइड्रोजन मिशन।
और मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि महाराष्ट्र ये प्रगतिशील है, ये जो पूरी वर्ल्ड की इकोनॉमी फ्यूएल, फर्टिलाइजर और विशेष रूप से ये इसी के पीछे घूम रही है। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि आज फ्यूएल में सबसे बड़ी प्रॉब्लम और समस्या है जिसका आप जीएसटी कम करने की बात कर रहे हैं, वो तो जरूर करिए, पर जीएसटी से अपनी फ्यूएल तैयार होगी। अभी महाराष्ट्र में देवेंद्र जी, मैंने 2 प्लांट का इनॉग्रेशन किया कि एक पूना में बायो सीएनजी बनाया उन्होंने जो ट्रैक्टर को कन्वर्ट कर रहे हैं, और दूसरा जो प्लांट है वो हमारे इसमें ठोमरे जी है, उन्होंने यवतमाल जिले में शुरू किया। और अब महाराष्ट्र में 10-12 प्लांट ऐसे हैं कि जो बायोमास से बायो सीएनजी, बायो एलएनजी बना रहे हैं। तो ये हमारे किसान इतने अच्छे हैं, तो हम आने वाले समय में ये जो पूरा इंपोर्ट है क्रूड ऑयल का पोल्यूशन करने वाला, इसमें महाराष्ट्र सबसे बड़ी भूमिका लेंगे, तो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बदल जाएगा। मैं आपको और एक अनुरोध करूंगा कि अब रोपवे, केबल कार, फेनिकुलर रेलवे भी मेरे पास है। मैं बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री सब जगह बना रहा हूँ। 65 प्रोजेक्ट्स मंजूर किए हैं, महाराष्ट्र में भी है कुछ। मेरा आपसे अनुरोध है कि ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट और इलेक्ट्रिसिटी में ये ट्रॉली बस जो है जिसमें बैटरी की जरूरत नहीं है और इसलिए वो सस्ती भी है, तो ये अगर हम शुरू करेंगे, जो पूरा मुंबई में पुरानी ट्राम थी, तो ये टायर पे चलने वाली ये 2 बसेस जोड़कर जाएगी, तो इससे कॉस्ट बहुत कम हो जाएगी। एग्जिस्टिंग डीजल बस के रेट जो टिकट के हैं वो 30% कम हो जाएंगे। तो मुझे लगता है कि आपने बिल्कुल सही कहा कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट और इलेक्ट्रिसिटी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और समुद्र में भी हम रोप वे, केबल कार का उपयोग कर सकते हैं। मुझे याद है कि मैं ये बीपी मंत्री था, तो बीपीटी में मैंने अलीबाग जाने के लिए ये हमारा रो पैक्स शुरू किया, और ये शुरू किया तो अब इतना गाड़ियाँ लेकर, बसेस लेकर लोग जाते हैं। मुझे अब देखने के लिए एक बार उसको जाना है, पर लोग बहुत खुश है उसके कारण। इसी प्रकार से नए मुंबई से लेकर और नए एयरपोर्ट को, शिंदे जी, मैंने एक प्रोजेक्ट तैयार करके बीपीटी में रखा है कि हमारे मुंबई के किसी भी दिशा से 17 मिनट के अंदर हम पानी से, वाटर टैक्सी से नए मुंबई के एयरपोर्ट पर पहुंच जाएंगे, ठाणे से लेकर वसई विरार से लेकर तब। तो इसलिए ये प्रोजेक्ट अगर हो जाएगा तो रोड पर का भी ट्रैफिक कम होगा। और इसलिए जो आत्मनिर्भर भारत का जो संकल्पना है, जिसमें आपने बहुत अच्छी इरिगेशन को प्रायोरिटी दी है, विशेष रूप से इरिगेशन, पानी, यही महाराष्ट्र के लिए सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। और आत्मनिर्भर भारत बनाने में हमको इंटीग्रेटेड थिंकिंग करना पड़ेगा। वी नीड इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट, उसके सिवा नहीं होगा, बिकॉज वी नीड टू इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल, एंड विदाउट एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल वी कैन नॉट इरेडिकेट द पॉवर्टी। और इसलिए निश्चित रूप से इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट तो हमको करनी पड़ेगी, पर उसके साथ साथ एग्रो एमएसएमई और एग्रीकल्चर, रूरल और ट्राइबल में भी हमें इन्वेस्टमेंट बढ़ानी होगी। मैं, संजीव बजाज जी मुझे मिलने के लिए आए थे, तो मैंने उनसे अनुरोध किया कि सीआईआई में आप 2 प्रकार के चैप्टर खोलिए, एक एग्रीकल्चर, रूरल एंड ट्राइबल एंड फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज, जिसमें हमारी एक देश में गांधी जी कहते थे कि हमारी 90% पॉपुलेशन गाँव में रहती थी, अब 25% माइग्रेशन हुआ है, और ये 25% माइग्रेशन हुआ है वो सब शहर में आए, जिसमें मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, यहाँ के प्रॉब्लम्स बड़े हैं। तो सीआईआई की तरफ से आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए जब तक ये जो 65% पॉपुलेशन है, इनका जीडीपी ग्रोथ में केवल 12% कंट्रीब्यूशन है, और ये जो 12% कंट्रीब्यूशन है, ये हमको अगर 20% तक ले जाना है, तो सीआईआई के सपोर्ट के बिना ये नहीं होगा। और इसलिए निश्चित रूप से एनर्जी, सोलर एनर्जी, अल्टरनेटिव फ्यूल्स, बाकी तो हमारी स्टील इंडस्ट्री है, पावर है, ट्रांसपोर्ट है, ये सब में तो आप लोग इंटरेस्ट लेते ही है, और इसमें बहुत अच्छा काम भी करते हैं। पर मैं आपको स्पेशली रिक्वेस्ट करूंगा कि सीआईआई इस समय आत्मनिर्भर भारत बनाने का जो सपना है, इसको पूरा करने में एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट, एग्रीकल्चर, रूरल, ट्राइबल, इसमें बहुत पोटेंशियल है। हमारा ताड़ोबा है, कभी आप, बहुत से लोग मुंबई में रोज हवाई जहाज में आते हैं। यहाँ के एक गायक आए थे नागपुर में, तो मैंने उनको भेजा ताड़ोबा, तो एक दिन में उन्होंने 9 टाइगर देखे। यानी फॉरेस्ट इतना अच्छा है कि फॉरेस्ट में टूरिज्म इतना अच्छा डेवलप हो सकता है, और ऑलरेडी हो रहा है। तो आप ये रूरल, ट्राइबल, एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट बेस में गढ़चिरौली, चंद्रपुर,
ठाणे जिले का ये जो ट्राइबल एरिया है, इसमें ग्रोथ रेट बढ़ाने के लिए सीआईआई का विशेष इनिशिएटिव होगा तो आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए वो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर हम बनाए रहे, पानी हमारे लिए उपलब्ध कर ही रहे, और अच्छी अच्छी योजनाएं। देवेंद्र जी जब थे तो मैं वाटर रिसोर्सेस मंत्री था, तो मैंने 6,000 करोड़ रुपए महाराष्ट्र को दिए उस समय, जो प्रोजेक्ट अधूरे पड़े थे उसको पूरा करने के लिए। और मैं एकनाथ जी आपको और देवेंद्र जी को अनुरोध करूंगा कि सबसे पहली प्रायोरिटी सिंचाई को दो, इरिगेशन को दो, पानी को दो। हमारे पूरा सह्याद्री के पठार को पूरा पानी समुद्र में जा रहा है, उसको रोककर अगर आपने गोदावरी में लाया तो पूरे डैम मराठवाड़ा और वेस्टर्न महाराष्ट्र के पूरे भरे रहेंगे। तो आपका विशेष रूप से ध्यान इस बात की तरफ है, और इसलिए एग्रीकल्चर, रूरल और ट्राइबल सेक्टर में सीआईआई और बाकी ऑर्गेनाइजेशन के सहयोग से एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट को बढ़ाने के लिए अल्टरनेटिव फ्यूल से लेकर बाकी बहुत सी क्रॉप पैटर्न बदलने में काफ़ी आपने इंटरेस्ट लिया है। तो मुझे विश्वास है कि ये आत्मनिर्भर भारत बनाने का जो सपना प्रधानमंत्री के जी का है, $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का है। वी आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। और आज हमारा देश ऐसा है कि हमारे पास सबसे ज़्यादा यंग टैलेंटेड इंजीनियरिंग पावर, मैन पावर हमारे देश में है। Innovation, entrepreneurship, science, technology, research, skilled and successful practices. We name it as knowledge and conversion of knowledge into wealth is the future. इसमें महाराष्ट्र सबसे अग्रेसर है, और वेस्ट टू वेल्थ में भी महाराष्ट्र अग्रेसर है। आप देश को मार्गदर्शन करने की क्षमता रखते हैं, और इसलिए निश्चित रूप से आने वाले समय में प्रधानमंत्री जी ने जो 75 साल हमारे देश को पूरे हुए हैं, इस 8 साल में हमने सभी क्षेत्रों में काम किया है। बहुत बड़ा उसका किताबें लिखी जा सकती है, प्रेजेंटेशन किया जा सकता है। मैं मानता हूं कि वी आर ए रिच नेशन विथ ए पुअर पॉपुलेशन। इस 8 साल में बहुत बड़ा परिवर्तन दिखा। इसके पहले क्या हुआ इसका मैं चर्चा नहीं करूंगा, बट द रॉन्ग इकोनॉमिक पॉलिसीज एंड बैड एंड करप्ट गवर्नेंस एंड विजनलेस लीडरशिप, यही हमारी समस्या थी। और इसलिए आज हमारे देश की कहानी बन गई रिच नेशन विथ ए पुअर पॉपुलेशन। But this is the appropriate time for the country that with appropriate leadership and appropriate vision, we can make miracles. We can make Indian economy #1 economy in the world. We are the fastest growing economy in the world. और ये उद्योग क्षेत्र के सहयोग के बिना नहीं हो सकता। उद्योग, एग्रीकल्चर दोनों में भी हमें बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन लाना पड़ेगा। और मैं अक्सर इस बात को कहते रहता हूँ कि पॉलिटिक्स इज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म। और आने वाले समय में महाराष्ट्र में निश्चित रूप से ये जो 75 साल पूरे हुए, जो अमृत महोत्सव मनाए जा रहे हैं, इस 75 साल में इंस्पिरेशन, मोटिवेशन और भारत सरकार का, मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार का पूरा सपोर्ट लेकर आने वाले समय में इंडस्ट्री, ऐसे एग्रीकल्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर, टूरिज्म, इन सब सेक्टर में बहुत बड़ी प्रगति होगी। और सीआईआई में विशेष रूप से संजीव जी से अनुरोध करूंगा कि एग्रीकल्चर, रूरल, ट्राइबल के बारे में भी इन्वेस्टमेंट भी चाहिए, इनोवेशन भी चाहिए, रिसर्च भी चाहिए, और उसके साथ सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस भी चाहिए। और मैं विश्वास रखता हूं कि देयर आर हंड्रेड्स ऑफ गुड एक्सपेरिमेंट्स। हम लोग बायो सीएनजी बना सकते हैं, एलएनजी बना सकते हैं, इथेनॉल की इकोनॉमी बना सकते हैं। एवरीथिंग इज प्रूवन। मैं मानता हूं कि प्रूवन टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत ही आवश्यक है। अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, इफेक्टिव मार्केटिंग और इकोनॉमिक वायबिलिटी। और इसमें आप जैसे लोग निश्चित रूप से एक नई दिशा दे सकते हैं, और राज्य सरकार का सहयोग, आपका सहयोग और भारत सरकार के समर्थन से मुझे लगता है कि निश्चित रूप से ये सपना पूरा होगा। मैं आज फिर से एक बार एकनाथ जी को और देवेंद्र जी को, पहला ही कार्यक्रम उनका था और हमने उनका ऐसा अमृत पिला दिया है कि अब मुझे नहीं लगता कि उनकी गाड़ी कहीं रुक पाएगी, और बहुत गति से, तेजी से, बुलेट ट्रेन से भी ज़्यादा स्पीड से महाराष्ट्र के विकास की यात्रा और आगे जाएगी। और सीआईआई से लेकर आप सब लोगों का, इन्वेस्टर्स का बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा। मैं इस कार्यक्रम के लिए सीआईआई को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, और मीनाक्षी जी को धन्यवाद लेता हूं कि उनके विभाग की ओर से उन्होंने विशेष रूप से आज इस अमृत महोत्सव के निमित्त इस कार्यक्रम का आयोजन किया, इसलिए उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, थैंक यू।
देश को प्रगति पथ पर गतिमान रखने में आपका जो योगदान है वो अतुलनीय है। हम दिल की गहराइयों से आपके